नमस्कार। साहित्यता के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एकांत श्रीवास्तव की कहानी संग्रह जितनी यह गाथा के साथ उपस्थित हूं। जितनी यह गाथा जो है एक अलग तरह की पुस्तक है। अलग तरह की इस हिसाब से कि रंगों को प्रतीक बनाकर एकांत श्रीवास्तव ने कहानियां लिखी। एकांत मूलतः कवि हैं और कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति रही है। 16 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 1-2 प्रकाशनाधीन भी हैं। 1.5 दर्जन से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लंबे समय तक कई देशों की यात्राएं की हैं और संपादन का, साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन का उन्हें एक विराट अनुभव है उनके पास। लेकिन इस कथा संग्रह से एकांत श्रीवास्तव की एक अलग छवि उभरती है जो उन्हें एक अच्छे रचनाकार के रूप में स्थापित करती है। माँ और पुत्र के संवाद के अतिरिक्त एक ऐसे बच्चे जो रंगों को, ध्वनियों को, रिश्तों को पहचानने की कोशिश करता है, उसको आधार बनाकर उन्होंने इसमें कहानियाँ सृजित की हैं। कुल 14 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। देखने में यह बहुत पतला है, लेकिन इसका कथानक और जो वह संप्रेषित करना चाहते हैं अपनी हर कहानी से, वह इतना गहरा है कि इन कहानियों को आप इनकी लंबाई के आकार में न भांपकर इनके अंदर जो भावनात्मक गहराई है उनसे एहसास कर सकते हैं कि एकांत श्रीवास्तव दरअसल इन कहानियों से कितने तरह की मनुष्य के प्रश्न खड़े कर रहे हैं इस समय पर, इसकी व्यवस्था पर, या उस दृष्टि पर जो एक जिज्ञासु मन में उभरती है बड़ों को लेकर। जो कहानियां हैं, मैं पहले उन कहानियों का शीर्षक बता दूं। एक भूमिका लिखी है एकांत जी ने। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये कहानियाँ उन्होंने दरअसल कितने समय कालखंड में लिखी हैं, क्या बात थी, किस तरह से उनके दिमाग में ये बातें आई कि रंगों के संयोजन पर या रंगों को लेकर कुछ लिखा जाए। लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, हरा, धूसर, गुलाबी, बैजनी, सुनहरा, जल रंग, गेहुआ, काई और कत्थई, ये कुल 14 कहानियाँ हैं। अब कहानियों के नाम से आपको कोई आभास नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी लिखा है कि 30 साल पहले जो है उन्होंने 6 कविताएं लिखी थी। पहले 3 कविताएं लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंगों पर लिखी थी। उसके बाद उन्होंने सफ़ेद, काला, हरा पर लिखी। उसके बाद ये उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि कौन सी कविताएं किस समय किस साहित्यिक पत्रिका में छपी थी, फिर कैसे वो एक जगह संयोजित हुई और बाद के दौर में भी वो लगातार छपती रही और उनकी चर्चा होती रही। और वरिष्ठ कथाकार रमेश उपाध्याय ने फिर इनके उपन्यासों को पढ़कर, जो एक तरह से आत्मकथात्मक वृत्तांत पर थे, किस तरह से इनकी तारीफ की थी। और उस उपन्यास में भी जो कथा चरित्र थे और कविताओं का जो भाव और विचार था, उनको लगा कि इनको मैं परिवर्तित करता हूँ कहानी के रूप में। और दिल्ली और कोलकाता के बीच उन्होंने जो कुछ भी अनुभूत किया, खासकर जब कोविड काल आया तो उन्होंने अपने को बंद कर लिया और उस दौरान पूरी दुनिया बंद थी तो एकांत श्रीवास्तव भी बंद थे। तो जो स्थितियां उन्होंने उस कालखंड में देखी, जो कविताएं महीनों, सालों से, वर्षों से, दशकों से उनके पास थी, उन सबको उन्होंने यहाँ संकलित किया। संकलित करने के बाद उन पर एक कहानी लिखी। ये कहानियाँ लिखी कुल 14, और ये जो बताती हैं कहानियाँ, मैं 1-2 कहानी का अंश आपको बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या है। जो लाल कहानी है, जो पहली ही कहानी है, वह उसकी शुरुआत होती है कि फागुन के टेसू अभी विदा नहीं हुए हैं, गुलमोहर के फूलों का लाल दहकने लगा है, माँ को यह मौसम पसंद था।
धूप की आँच भली लगती थी। अब यहाँ से उन्होंने एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसके सुबह से शाम तक उसकी दिनचर्या, वो किस तरह से खाना पकाती है गाँव में, चूल्हे की आँच जलाती है, किस तरह से वो उसका चेहरा लाल होता है, किस तरह से वो पिता के आगमन पर कैसे सिंदूर लगाती है। इन सब का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि किस तरह से पिता जब आते थे तो माँ खुश हो जाती थी, और जब चर्चा करती थी तो चेहरा किस तरह से लाल हो जाता था। उस इन सारे का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि जो पिता चहकते हुए आते थे, वो एक दिन उदास हो जाते हैं, और इस छोटे बच्चे को माँ और पिता के वार्तालाप में जो चीज़ समझ में आती है वो होती है तबादला शब्द। और ये समझ नहीं पाता कि इस तबादला शब्द से आखिर क्या हासिल होता है, और फिर ये इसका अर्थ क्या है। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी भी तरह से पिता चले जाते हैं, और जो माँ बहुत खुश रहती है वो उदास होने लगती है। और चिट्ठी, फिर वो उसका बिंब इन्होंने लिखा है कि वो चिट्ठी का इंतजार करती थी, डाकिया आता था, और किस तरह से चिट्ठी पढ़ते हुए माँ के रंग पर कितने रंग आ जाते थे। कई बार चेहरा लाल हो जाता था और कई बार वो हंसने लगती थी। और जब ये पूछता था लड़का, वो छोटा बच्चा बाल सुलभ जिज्ञासा में कि तुम हंस क्यों रही है, तो वो डांट देती थी और कहती थी खेती बाड़ी की बात है। और फिर इस बच्चे के मन में है कि खेती बाड़ी की बात पढ़ के भी कोई हंसता है, उस समय भी है। फिर एक चिट्ठी आती है कि गांव में, उस शहर में जहां पिता का तबादला हुआ है, वहां दंगा हुआ है, सड़कें खून से लाल हो गई हैं। और उसको पढ़ के माँ कांपने लगती है, थरथराने लगती है, और जिस तरह से वह आकाश की तरफ सिर उठाकर प्रार्थना करती है, जिस तरह से वो ठाकुर जी की प्रार्थना करती है, और जिस तरह से वह बताती है कि शहर में कर्फ्यू लगा है, क्या कुछ हुआ है, लाशें किस तरह से बिछी हैं, यह लड़का कहता है, जो बच्चा है, कि मैं एक दिन में ही बड़ा हो गया, और अब तक उसने जितने भी लाल रंग देखे थे, वह कल्पना करता है, सोता है, उसको स्वप्न में तरह तरह के बिंब दिखाई देते हैं। जब बबूल का कांटा गड़ा था, जो खून निकला था, वह भी उसको याद आता है। लाल भाजी काटते समय माँ की हाथ की अंगुलियां कटी थी तो किस तरह से लाल हो गई थी, वो सब सपने में उसको आता है। और फिर न उसको पूर्णमासी का चंदा दिखता है, वो लाल है, माँ की बिंदी लाल है, लेकिन अब लाल रंग इस बच्चे को उतना सुंदर नहीं लग रहा है, वह सहम गया है। इसी तरह से बैजनी जो कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है। हर रंग की कहानी का अपना एक तेवर है, अपना एक बितान है। बच्चे की इच्छा जिज्ञासा से ही वो कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन विशेष बात यह है कि हर कहानी एक बिंब है। जैसे ये बैजनी कहानी की बात करूं तो भटकटैया का फूल बैजनी होता है। बच्चा है, वो पीछे पीछे घूमता है। एक दाई होती है, दाई हर घर में जाती है, लेकिन दाई के मन में बहुत अकेलापन होता है। ये लड़का कहता है, वो दाई को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं भटकटैया का फल तोड़ रही हूँ। वो कहता है कि अरे, इसका फल भी होता है, तो बोलती है हाँ, ये फूल जो है भटकटैया के यही फल में परिवर्तित हो जाते हैं। कहता है इसका क्या बनता है, वो कहती है साग बनता है। ये लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, वो मना करता है, वो कहता है दाई मैं भी आपकी मदद करता हूँ, तो कहती है नहीं, मदद मत करो, कांटे चुभ जाएंगे। एक दिन वो इसके पास ले जाती है और साग बनाती है। ये लड़का कहता है साग बनता है, मैं देखना चाहता हूँ। उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी में चला जाता है। साग बनाती है, जब खाने के लिए परोसती तो इसको समझ में आता है कि माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, फिर भी वो खाना खिलाती है। जब ये घर जाता है तो माँ कहती है तुमने, वो बताता है कि मैं दाई के साथ साग खा लिया, तो वो कहती है कि अरे वो तो भूखी रह जाएगी, क्योंकि वो बेचारी इतना बिन के ले गई है, उसको दाल ले जाओ दूध। तो गांव के दूसरे छोर पर ये लड़का जाता है और उसको दाल देता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत विस्तार से लिखी है। और जब वह छोड़ती ये दाल ले जाता है तो जिस तरह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं और जो चेहरे पर रंगत होती है, और जब वो विदा करने आती है इस बच्चे को बाहर छोड़ने, आधा खाना छोड़ के कि तुम क्यों लेके आए, तो जो बिंब आता है सामने, उसको कहता है, समझ में नहीं आता है कि उस दाई का नाम मरही दाई क्यों कहते थे लोग। वह तो कभी किसी को मारती नहीं थी। उसके मन में जो निर्जनता थी, उसका रंग किस तरह से बैजनी था।
तो इसी तरह से रंगों के बितान पर उन रंगों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव है और बचपन में वो रंग देखकर बचपन किस तरह से खिलखिला उठता है और जब बड़ा होता है तो वही रंग किस तरह से उसके मन में या जो बाहरी घटनाएं हैं, बड़ों के जीवन की जो घटनाएं हैं, वह बालपन पर उन रंगों का किस तरह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं या ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं जो असंवेदनशील हो, मनुष्यता के विपरीत हो। संभवतः यही एकांत श्रीवास्तव जितनी यह गाथा कहानी संग्रह की कहानियों से संप्रेषित करना चाहते हैं, प्रकृति, जीवन, यथार्थ, कला और मनुष्यता के जितने भी रंग हो सकते हैं वो इन कहानियों में व्याप्त हैं। एक तरह से ये प्रयोगधर्मी इन कहानियों को कहा जा सकता है। एकांत श्रीवास्तव को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। राजपाल एंड सन्स को भी बधाई, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 185 रुपये मूल्य है और 14 कहानियाँ हैं। पृष्ठ संख्या अधिक नहीं है, न 94 पृष्ठों की का यह संग्रह है। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मेरे द्वारा की गई यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप पुस्तकों के बारे में जान सकें, उन्हें खरीद सकें। पुस्तकों को खरीदते रहें, पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।